तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना। देखो, अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता सिद्ध करेंगे, है ना, क्योंकि परिमेय की तो थोड़ी ना कर देंगे। परिमेय परिमेय या अपरिमेय अपरिमेय। तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय कौन सी होती हैं। अब देखो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में 9th में पढ़ाया जाता है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा देख लेते हैं। जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं वो दो तरह की होती हैं। ठीक, दो तरह की, एक दशमलव वाली, दशमलव और बिना दशमलव के, है ना। जो बिना दशमलव वाली होती है उन्हें कहा जाता है पूर्णांक। जैसे मान लो -3, है ना, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे ही आगे लिखते हैं। तो बिना दशमलव वाले होते पूर्णांक, ठीक है। और पूर्णांकों में अगर 0 से और आगे बढ़े 0 से, तो ये होती पूर्ण संख्या, ठीक है। और अगर 1 से कर दें, 1 से आगे जाओ तो धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक या प्राकृत, ठीक है, प्राकृतिक या प्राकृत। अब दशमलव वाले में देखो, दशमलव वाले में दो तरह की नहीं, एक्चुअली 3 तरह की होती है। दशमलव वाले में 3 तरह की होती हैं। पहली, मान लो जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं खत्म हो जाए, ना, ये होती है समाप्त होने वाली। ठीक है, समाप्त होने वाली। और हो सकता है कि संख्या ऐसी आ जाए, नीचे लिख दो थोड़ा, 1.232323 ऐसे ही चलती जाए डॉट, है, तो ऐसे ही चलती जाए। ये कौन सी होती है? देखो, 1.232323 ऐसे ही चलता जाएगा। हो सकता है ऐसा चले 1.123 123 123, अब 3 रिपीट हो रहे इसमें, है ना, या आगे कुछ भी हो, दशमलव के बाद वाले रिपीट होने से मैटर होता है, ठीक है। तो ये कौन सी होती है? पुनरावृत्ति वाली, है ना। और देखो, इसमें ये होता है कि जो रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर ऐसे एक लाइन खींच दी जाती है, ऐसे पढ़ेंगे 9.123 बार, ठीक है। जो रिपीट हो रहे हैं, इसका इस लाइन का मतलब ये ऊपर जो बार लिखा हुआ है यही बार बार लिखते जाओ, ठीक है। और तीसरी इसमें होती है ना समाप्त होगी ना पुनरावृत्ति होगी, ठीक है, ना समाप्त होगी ना पुनरावृत्ति होगी, ठीक। तो देखो, ये वाली वास्तविक संख्या जो समाप्त हो जाती है या जिनमें पुनरावृत्ति होती है, ये होती परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या। और जिनमें ना पुनरावृत्ति होती ना समाप्त होती है, ये होती है अपरिमेय, ठीक। और जितने भी पूर्णांक हैं जो बिना दशमलव वाली है ना, वो सबकी सब परिमेय तो होती हैं, वो सभी परिमेय हैं, ठीक है, वो सभी परिमेय होती हैं। और हमने क्या सीखा था? परिमेय संख्या कैसे पता लगता है? परिमेय संख्या क्या, जिसे हम P/Q इस रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें, वो होती है परिमेय संख्या, जहां Q 0 नहीं होगा, है ना, Q 0 ना हो और P और Q जो है वो क्या होने चाहिए? पूर्णांक। ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए ना, ऐसा नहीं कि इसमें भी दशमलव वाले ही रख दो। ये दोनों पूर्णांक और Q 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 भी पूर्णांक होता है, इसलिए हमें दिखाना पड़ेगा। अब 0 क्यों नहीं होगा भाई? अगर हमने मान लो लिख दिया Q, मान लो P ले लिया 2 और Q ले लिया 0, तो ये क्या अनंत आ जाएगा, है ना। इसलिए ये कोई संख्या है ही नहीं, इसलिए Q 0 नहीं होना चाहिए और ये दोनों पूर्णांक, ये होती परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या क्या, जो p बटे q के रूप में ना है, जो इस रूप में ना है वो अपरिमेय, ठीक है, और जो आ जाए वो परिमेय। और बाकी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये परिमेय होती हैं। देखो अपरिमेय वही होगी जिसमें ना पुनरावृत्ति हो ना समाप्त हो। और दूसरा रूप क्या होता है अपरिमेय का, देखो संख्या रूट में होगी। जैसे मान लो √2, √3, √5, √4 क्यों नहीं है, इसका वर्गमूल होता है ना 2, ठीक है। और ले लो √6 है, √7 है ना, √8, ऐसे ही लिखते जाओ। तो हम एक लाइन में क्या लिखें, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, है ना, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो वो अपरिमेय होगी। रूट में देखो ये क्या लिखा, रूट लगा, रूट अपरिमेय। रूट में कोई ऐसी संख्या लिख दो, रूट में कोई ऐसी संख्या लिख दो जो पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, जिसका वर्गमूल आ जाए। जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल आ जाता है, अगर 4 को हम रूट में लिखें तो 2 आ जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या है। √4 पूछा जाए तो परिमेय संख्या है ना। 9 पूछ दिया जाए, 9 तो 3 आ जाएगा, तो √9 भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर √8 लिखें, √8 तो या तो 2 है ना, इसलिए ये आया इसमें √2। अब इसका तो होता नहीं क्योंकि 2 का कोई वर्गमूल है ही नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, इसलिए ये अपरिमेय, ठीक है। और एक चीज तो कंफर्म है, ये अगर ऐसा लिख दें अभाज्य, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं होता है परिमेय। वर्गमूल आ तो जाएगा भाई, जैसे हमें √2 का क्या सिखाया जाता है, √2 1.414 है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं है, सही ये ऊपर जा रहा होगा, चलो देखो, चलो ठीक है वो रहने दो। तो रूट के अंदर कोई अगर अपरिमेय कोई अभाज्य संख्या लिखी है तो वो अपरिमेय होगी, ठीक है। हमें ज्यादातर यही सिद्ध करने के लिए आता है कि रूट के अंदर एक अभाज्य संख्या लिखी होगी और उसे अपरिमेय सिद्ध करो, ठीक है। तो ये नोट करो और फिर हम देखेंगे एक प्रमेय, उसके बाद फिर सिद्ध करना सीखेंगे कैसे सिद्ध करना। तो ये नोट करो, फिर देखते हैं प्रमेय। अब देखते हैं प्रमेय, क्या प्रमेय मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी ना। अगर कोई संख्या मान लो p एक अभाज्य संख्या है और वो अगर a² को विभाजित करेगी तो a को भी विभाजित करेगी। जैसे देखो एग्जांपल से देखें, इसका कोई प्रूफ क्या कुछ वैसा नहीं है, ये करके ही दिखा दें, कोई जरूरी नहीं है, ना ही आएगा, ये प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, बस एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। हमने मान लिया एक अभाज्य संख्या 5, ठीक है, और 5 100 को विभाजित करेगी। 5 से देखो 100 में भाग जाएगा, 100/5 करके देखो कितना आएगा, 20, है ना। और देखो 100 क्या 10 का वर्ग है 100, है ना, 10 का वर्ग है 100। तो ये हो गया p और a कितना 10, तभी तो a² 100 आएगा, है ना। अगर a 10 ले लें तो a² 100 आएगा, है। तो देखो a हो गया 10। अब हमने देखा कि p जो है वो a² को विभाजित तो कर रहा है p a² को विभाजित कर रहा है। अब हमें चेक करना है, ये देखो ये हमने देखा, अब हमें चेक ये करना है क्या p a को विभाजित करेगा, यानी कि क्या 5 जो है वो 10 को विभाजित कर देगा, बिल्कुल। देखो 2 बार जाएगा बाहर, है ना। चाहो तो एक और लेके देख लो, हमने देख लिया 30, नहीं एक पूर्ण वर्ग संख्या लो 36, ये हमने ले लिया a², ठीक, और p ले लिया हमने कितना, मान लो 3 ले लिया p, ठीक है, अभाज्य संख्या लेनी है तो p ले लिया 3। अब देखो क्या a² में भाग करके देखा हमने, 12 बार भाग चला गया, है ना। अब देखो a कितना होगा, a² 36, तो इसका वर्गमूल कितना 6, तो क्या 6 में भाग जाएगा 2 बार, देखो, है ना। तो इसका मतलब क्या कि अगर कोई संख्या है, कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करे तो उसे विभाजित करेगी, a² को विभाजित करे तो a को भी, यानी कि उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। तो इसका प्रयोग अभी हम जो अपरिमेयता सिद्ध करेंगे ना उसमें करेंगे, तो देखते हैं कैसे होगा। तो ये नोट करो,
देखो अपरिमेयता सिद्ध करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। हालांकि सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में पता होगा, बहुत सी संख्याओं के बारे में पढ़ा है, सम विषम पूर्णांक, है ना, परिमेय अपरिमेय, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, भाज्य अभाज्य, इतनी सभी प्रकार की संख्याएं पढ़ी हैं। तो ये भी पढ़ी होंगी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? नहीं पता? देखो ऐसी संख्याएं, जिन्हें पता है उनको कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं पता वो लोग देखें, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनका मासा, और इस बुक में क्या HCF लिखा है ना, जिनका मासा 1, ठीक है, 1 होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये सह लिखा है ना, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जिनका मासा 1 हो वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो हमने ये क्यों बताया, उधर थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका सहभाज्य संख्याओं का। देखो 2 और 3 देखो, इन दोनों के बीच का मासा कितना? 1। भाई अगर हम देखें HCF ऑफ 2 और 3 कितना? 1 ही तो है। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ है नहीं, तो 1। ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम बात करें, मान लो हमने लिया 6 और 8, 6 और 8 ले लो, इन दोनों के बीच HCF कितना है? 6 और 8 के बीच कितना? 2 है। तो ये तो सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। ये हैं और ये नहीं है, ठीक है। तो अगर मासा 1 है दोनों के बीच का तो संख्याएं सहभाज्य होंगी, और मासा 1 नहीं है तो कुछ भी बना ले, मासा 1 नहीं है तो सहभाज्य नहीं होंगी, कुछ भी हो। अब देखो ये हमने क्यों पढ़ा। देखो एक चीज, जैसे हमने लिख लिया, मान लो 12/18 लिखा, ठीक है, और कहा जाए इसे सरलतम रूप में लिखो, तो सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? सरलतम रूप मतलब भाई कह दिया तो आप करेंगे, ठीक है, भाग कर दो। कितने से जाएगा? 2 से, 2 छिक्का 12, 2 निम्मा 18, और फिर भाग जाएगा किससे? 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसके बाद जाएगा भाग? नहीं जाएगा। तो क्या होता है कि किसी भी भिन्न में सरलतम रूप जब होता है तो अंश और हर में सहअभाज्य संख्याएं लिखी होती हैं। देखो सरलतम रूप, यही तो है इसका सरलतम रूप। इससे ज्यादा और सरल कर सकते हैं क्या? और किसी संख्या से भाग जाएगा? अगर जाए तो कर दो, मुझसे तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो किसी भी भिन्न के सरलतम रूप में सहअभाज्य संख्याएं लिखी होती हैं। मान लो अगर हम लिख लें 15/27, है ना, तो क्या 3 से भाग जाएगा? 3 × 5 = 15, 3 निम्मा 27। जरूरी नहीं ये अभाज्य संख्याएं ही हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ये अभाज्य संख्याएं हो, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा यहाँ मैंने जो उदाहरण ली इसमें दोनों भाज्य, इसमें दोनों अभाज्य, इसमें दोनों भाज्य। ऐसा जरूरी नहीं कि ये दोनों संख्या अभाज्य ही हो तभी सहअभाज्य संख्या होगी। एक भाज्य होगी, एक अभाज्य होगी, 100% एक भाज्य और एक अभाज्य होती है इसमें, ठीक है। शायद ही कोई केस ऐसा आ जाए, शायद ही कोई एक ऐसा केस आ जाए जो आ सकता है, जैसे मान लो 15 और 8 ले लो, है ना, दोनों भाज्य संख्याएं। बहुत कम ऐसी होती हैं जिनमें इनका HCF तो एक ही होगा, है ना, HCF तो एक होगा, लेकिन ये दोनों भाज्य संख्याएं। तो बहुत कम ऐसा केस आएगा जब भाज्य संख्याएं हो और मासा 1 हो, है ना। तो ये टॉपिक नहीं है हमारा, मतलब ये है कि किसी भिन्न के सरलतम रूप में हमेशा सहअभाज्य संख्याएं लिखी होती हैं अंश और हर में, ठीक है। अंश और हर में हमेशा सहअभाज्य। भाई 5 और 9 का मासा निकाल के देखो कितना आएगा? 5 और 9 का, इनमें कुछ कॉमन है? किसी एक संख्या से भाग जाएगा इन दोनों में? या फिर ये कहो कि ये दोनों संख्या किसी एक पाड़े में आती है? नहीं आती, किसी भी पाड़े में नहीं है, सिर्फ एक के पाड़े में आती है, इसलिए इनका मासा 1, ठीक है। तो ये सहअभाज्य संख्याओं के बारे में नोट करो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अब देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे, है ना। देखो
हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसे सिद्ध कर लिया है ना, ये वाला अगर सीख गए, और बहुत इजी है, बस थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर इसे सीख गए तो फिर कोई भी अपरिमेय संख्या हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 6 है ना, रूट 8, कोई भी हो अपरिमेय संख्या, उसे सिद्ध करना है तो इसी तरीके से हो जाएगा। कोई भी संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या हो, अगर उसे सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है तो इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए एक तरीका है और उसका नाम है अंतर विरोध विधि, है ना, अंतर विरोध विधि। इसमें क्या होता है, इसमें जो सिद्ध करना है उसे गलत मान लेते हैं। इसमें क्या भाई, हमें ये सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, इसका मतलब ये अपरिमेय है तभी तो सिद्ध करेंगे, है ना, सिद्ध करना है तभी तो सिद्ध करेंगे। तो हम इसमें लिखते हैं माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है, ठीक, ये एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब हमने जब मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तब अंडर रूट 2 क्या होगा, पी अपॉन क्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, पी बटे क्यू आ जाएगा, पी बटे क्यू आ जाएगा। और क्यू क्या, 0 नहीं, भाई एक परिमेय संख्या है तो इस रूप में आ जाएगी, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो पी बटे क्यू इस भिन्न के रूप में तो आ ही जाती है, पी अपॉन क्यू के रूप में, है ना। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और ये सरलतम रूप में लिखी है भिन्न। सरलतम रूप में लिखा होने का मतलब क्या, सरलतम रूप में लिखा होने का मतलब क्या कि HCF ऑफ P एंड Q इक्वल 1। ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। सरलतम रूप में क्या होता है, ये सहअभाज्य है। भाई अगर कुछ कॉमन होगा तो कट चुका, पहले हमने ये लिखा, ये सहअभाज्य संख्याएं, यानी कि इनका जो मासा है वो 1 आएगा, है ना। ठीक, चलो अब होता काम शुरू। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, सब कुछ ऐसे ही लिखना, सब कुछ ऐसे ही, बस संख्याएं बदलती जाएंगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये लाइन लिखो फिर से, अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, दोनों साइड वर्ग कर दो। तो इधर कितना, 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा गुणा में, तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक, चलो आ गया। अब क्यू स्क्वायर का मान निकाल लो। क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बटे 2, है ना, और यहां डाल दो समीकरण 1, इसका काम आएगा आगे। ठीक, तो देखो क्यू स्क्वायर आ गया पी स्क्वायर बटे 2, इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब क्या कि 2 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है ना, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। और अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी, जब पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो क्या, भाई किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो उसे विभाजित करेगा, है ना। जब पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब जब p को विभाजित करेगा, जब हम p में 2 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। हमने मान लिया c आ गया, भाई कोई ना कोई संख्या तो आएगी ही, तो हमने मान लिया c। हमें नहीं पता क्या आएगा तो हमने c मान लिया, c आ गया। यहां से p कितना आ जाएगा, p की वैल्यू निकल आई 2c, है ना, p की वैल्यू निकल आई। और ये रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 कहां, यहां, ये ना, 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह क्या है लिखना, p की जगह 2c और उसके ऊपर वर्ग, तो क्यू स्क्वायर बराबर इधर वर्ग करो तो 2 का 4 और c स्क्वायर बटे, काम करो इसको इधर ही रखो, इधर 4। अब देखो
4c² बराबर 2q²। तो c² कितना आ जाएगा, c² कितना आ जाएगा 2q² बटे 4, और ये 2 से भाग चला गया तो c² कितना q² बटे 2। अच्छा चलो ठीक, ध्यान रखना कौन सा कहाँ लिखा है, इसलिए मैंने लाइनें करी हैं। ये देखो ऐसी बना है ना, ऐसा बना। क्या हो रहा है यहाँ पे कि q² में 2 से भाग जा रहा है, 2q² को विभाजित करता है ना, 2q² को विभाजित करता है। तो इसका मतलब क्या कि 2q को विभाजित करेगा, 2q को विभाजित करेगा, है ना। और जब 2q को विभाजित करेगा तो q बटे 2 कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तुमने मान लिया d आ गया, ठीक। तो q बराबर क्या आ गया 2d, है ना। q बराबर क्या है 2d। और p बराबर क्या आया था, p बराबर क्या आया था 2c। तो देखो इन दोनों में देखो, ये गुणनखंड है q के, भाई गुणा में लिखी 2 संख्या तो गुणनखंड हुए, ये p का गुणनखंड है। और दोनों में कॉमन क्या आया, दोनों में कॉमन क्या है 2 लिखा है, दोनों में कॉमन क्या आया 2 आया, ठीक है। दोनों में कॉमन आया 2, कैसे आ गया, हमने यहाँ क्या दिखाया था, हमने दिखाया था कि इनका HCF 1 है, इनका मासा 1 है, और यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ आ गया 2, और यहाँ आया, यहाँ हमने लिखा 1। और ये तो हम पहले से ही लेके चले थे कि ये अब सहभाज्य संख्या है, यानी कि इनमें कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। अब जब ये सहभाज्य संख्याएं थी तो कॉमन कैसे आ गया, कॉमन कैसे आया, यही है अंतर विरोध विधि, ठीक है। तो जगह थोड़ी कम है इसलिए इधर उधर लिखा जा रहा है, ठीक। यही है अंतर विरोध विधि। तो अब हमें लिखना क्या है, क्या लिखना है, यही लिखना नीचे ही। चलो यहां लिखते हैं, और ये यहां आगे लिख दो, इसमें संभव नहीं है, ठीक है। ये संभव नहीं है, क्यों नहीं है संभव, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिख रखा, क्योंकि इनका HCF 1 है, इसलिए ये संभव नहीं है। और यह गलती क्यों हुई, हमने लिखा यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है ना। क्योंकि HCF ऑफ P एंड Q इक्वल 1, ये भी लिख दो। हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा ना कि इनका जब मासा 1 है तो 2 कैसे आ गया, इसलिए ये संभव नहीं है। तो लिखो यह है गलती हुई क्योंकि हमने जो माना है वो गलत है ना। ये देखो अपनी भाषा में लिखो, जरूरी नहीं किताबें पूरी रटो, जो किताब में लिखा वैसा ही लिखो, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। समझ में आना चाहिए कि हमने क्या लिखा है, क्या किया है। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि जो किताब में वही लिख दो, ठीक है। तो देखो क्या लिखा, यह गलती हुई क्योंकि हमने जो माना वो गलत है। और हमने माना क्या था, हमने क्या माना था, √2 एक परिमेय संख्या है, यही तो माना था, है ना। अतः क्या, अतः √2 अपरिमेय संख्या है। ये लो नीचे ही होता है, इति सिद्धम, है ना। अब एनसीईआरटी में नहीं आता, पहले जो यूपी बोर्ड की बुक्स होती है ना उनमें आता लिख के। तो देखो हमने जो माना था वो गलत है तो हमने उसको सही कर दिया। हमने क्या माना था कि √2 परिमेय संख्या है और ये गलत है। अब √2 ये परिमेय संख्या, ये गलत है तो सही क्या होगा, इसका विलोम सही होगा। तो परिमेय का विलोम क्या, परिमेय, √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध होगी, है ना। अब बाकी जितने भी हैं
कोई भी संख्या हो अपरिमेय सिद्ध करनी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अब देखते हैं 9वां उदाहरण, है ना। 9वां उदाहरण अभी हमने जो किया था, ये देखो लिखा क्यों छोड़ दिया, सेम टू सेम यही लिखना है पूरा, इसीलिए ये लिखा छोड़ दिया। अब देखो इसमें हमें सिद्ध करना √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने जैसे √2 वाला किया था वैसे ही करेंगे, इसलिए मैंने वो दोबारा नहीं समझाया था, क्योंकि जो बचा वो इसमें समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे, हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखना, माना √3 परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, √3 क्या इस रूप में आ जाएगा, है ना, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए और क्या P और Q पूर्णांक हैं तथा दोनों का जो मासा है वो कितना, 1, यानी कि दोनों सहभाज्य संख्या है, दोनों का मासा 1 है। ठीक है, तो फिर यही लिखो, इसका इधर मल्टीप्लाई करा दो, देखो पहले गुणा करा लो या पहले वर्ग करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो √3Q बराबर P, अब वर्ग कर दो या पहले ही वर्ग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इधर √3 का 3, Q² बराबर P², तो Q² बराबर P²/3। इसका मतलब क्या, अब क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे कि 3 P² को विभाजित करता है, 3 P² को विभाजित करता है, तब 3 P को भी विभाजित, देखो अगर लिखा हुआ समझ में ना आए तो सुनते जाओ। ठीक है, विभाजित करेगा, ये शायद समझ में ना आए आपको, विभाजित 3 अगर P² को विभाजित करता तो P को भी विभाजित करेगा, है ना। अब जब 3 P को विभाजित करेगा, है ना, जब 3 P को विभाजित करेगा तो भाग देने पर कुछ ना कुछ तो आएगा ही। P/3 हमने मान लिया क्या, C आ गया, है ना, तो P बराबर 3C। और हम ये कहाँ रखेंगे, यहां, जहां P² Q² दोनों बराबर में लिखे हों, तो रख दो समीकरण 1 में, रखने पर रख दो समीकरण 1 में यहां, तो 3P² बराबर 3C, Q², P की जगह रखेंगे 3C और ऊपर वर्ग, तो 3Q², ये वाला पहले लिख लो, ये 3 का वर्ग 9, C² बराबर 3Q²। अब ये इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, और ये 3 से भाग चला गया, तो C² बराबर Q²/3। अब क्या लिखना है, है ना, अगर ऐसे 4-5 क्वेश्चन करो तो बोर हो जाओ। विभाजित करता है, 3 Q² को विभाजित करता है तो Q को भी विभाजित करेगा, भाई Q² को विभाजित करता है तो Q को भी विभाजित करेगा, और जब Q को विभाजित करेगा तो भाग देने पर कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो Q बराबर यहां से क्या आ जाएगा, 3D। चलो अब यहां लिख लो, यहां लिखो, नहीं तो ये तुम लोग पहले लिख लोगे, इस जगह पे लिख रहे। ठीक है, तो क्या Q बराबर है 3D और P बराबर क्या 3C, कहा ये लिखा है। इसका मतलब क्या आ गया, HCF ऑफ P and Q इक्वल 3। सेम टू सेम लिखना आगे, हर क्वेश्चन में, जो भी इस तरह का क्वेश्चन होगा उसमें आगे यही लिखना। ठीक है, तो देखो एक बार और देख लेते हैं इसको, कि हमने इसमें मान लिया कि √3 अपरिमेय संख्या है। अब
सॉरी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय है तो भिन्न के रूप में आ जाएगी, और ये भिन्न जो है वो सरलतम रूप में लिखी है, यानी कि इन दोनों का मासा कितना, 1। फिर हमने इसको ऐसे लिखा, ये इधर बटे में क्यू, इधर आ जाएगा गुणा में, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, √3 का 3, ये क्यू स्क्वायर और ये पी स्क्वायर, और ये 3 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, पी स्क्वायर बटे 3। अब 3 से भाग जाएगा पी स्क्वायर में, तभी तो आए बटे, है ना। अब अगर भाग जाएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, अब पी स्क्वायर में भाग जाएगा तो पी में भी भाग जाएगा 3 से, और भाग जाएगा तो कोई संख्या आएगी, इसका मतलब पी बराबर कितना, ये इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में। तो जैसे एक चीज देखो, हमने 8 में 2 से भाग दिया, कितना आया, 4, यानी कि 8 किसके बराबर, 2 गुणा 4 के बराबर होता कि नहीं होता, ये तो है, देखो ये इसके गुणनखंड होते हैं, ऐसे ही इसके गुणनखंड लिखे, 8 के गुणनखंड होते हैं ना ये, ऐसे ये भी लिखे इसके गुणनखंड, और ऐसे ये क्यू के गुणनखंड लिखे, तो दोनों में कॉमन क्या आया, 3 आ गया। और ये संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने लिख रखा कि दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 होगा। तो इसका मतलब क्या, ये गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने जो माना वो गलत है, और हमने क्या माना कि √3 परिमेय संख्या है, यही गलती हमारी, हमने इसे परिमेय मान लिया, तो हमने बाद में लिख लिया कि यह परिमेय हो गया सिद्ध, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर देखते हैं अगला उदाहरण। अब देखो, आगे कुछ करने से पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, देखो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल कहते हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे R, और अपरिमेय को कहते हैं इरेशनल, ठीक है। अपरिमेय को इरेशनल कहते हैं तो I, ठीक है। तो अगर हम 2 परिमेय संख्याएं जोड़ें या घटाएं तो एक परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो एक परिमेय संख्या आएगी, लेकिन अगर हम एक परिमेय संख्या लें और एक अपरिमेय संख्या लें, इन्हें अगर हम जोड़ दें तो अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है। एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएं तो भी अपरिमेय संख्या आएगी, या एक अपरिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या घटा दे तो भी अपरिमेय संख्या आएगी, या किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा कराएं तो भी अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है। देखो ये आगे पीछे कोई भी लिख दो, परिमेय अपरिमेय अपरिमेय परिमेय, गुणा में एक ही बात है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या आएगी। अब देखो एक चीज, अगर हम परिमेय और परिमेय संख्या का गुणा कराएंगे तो परिमेय आएगी, दोनों परिमेय हैं, सॉरी अगर दोनों संख्याएं परिमेय हैं, फिर चाहे जोड़े घटाएं गुणा भाग कुछ भी करें तो एक परिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। तो परिमेय वाला हम केस नहीं लेंगे जिनमें दोनों परिमेय है, ठीक है। अब देखो 2 अपरिमेय संख्याएं, जब दोनों अपरिमेय हैं, अगर इनको जोड़ेंगे तब तो एक अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है। घटाने पर अपरिमेय आ सकती है, अपरिमेय आ सकती है, कैसे, मान लो अभी हमने सिर्फ किया √2 इसी में से घटाओ, देखो क्या आ जाएगा, 0 क्या परिमेय, ये 2 अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो हालांकि ऐसा नहीं आएगा कि दोनों अपरिमेय हों, काम सिर्फ इतनों का है, सिर्फ ये 4, ठीक है। परिमेय अपरिमेय संख्याएं अगर हम जोड़े घटाएं गुणा करें या भाग कर दें तो एक अपरिमेय संख्या आएगी, भाग वाला नहीं लिखा, भाग वाला भी लिखा, तो एक अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है। तो ये नोट कर लो, फिर देखते हैं, सिद्ध भी करेंगे कैसे क्या होगा ये। चलो अब देखते हैं 10वां उदाहरण क्या है। इसमें लिखा है दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे, अच्छा देखो अपरिमेय सिद्ध करना है इसमें, तो ऐसे नहीं करना जैसे हमने √2 और √3 किया था, ये अलग तरह की है ना, एक परिमेय एक अपरिमेय, ठीक है। लेकिन तरीका वही लगना, विधि वही लगनी है, अंतर विरोध वाली। तो हम कैसे करेंगे, लिखा हल माना 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने इसे परिमेय मान लिया, परिमेय संख्या, तो क्या होगा, क्या लिख रहे, 5 माइनस √3 बराबर p बटे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो भिन्न के रूप में आ ही जाएगी, और q 0 नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, क्या ये यहां लिख दिया करो पहले, जहां q 0 नहीं होगा और HCF ऑफ p एंड q इक्वल 1 है ना, इन दोनों का जो मासा है वो 1 होगा,
चलो ठीक। अब देखो यहां हल करो, इसमें वर्ग नहीं करना होता, इसमें वर्ग नहीं करना होता है कि जिस संख्या पे रूट लगा हो वो एक साइड एक तरफ अकेला कर दो, है ना। तो कैसे होगा, ये उस साइड कर दो तो 5, अरे यार 5 p/q, ये उधर जाएगा प्लस का, और ये साइड ले आओ तो 5 माइनस p/q बराबर √3, √3 इधर एलसीएम ले लो क्या, q में 5 का गुणा, 5q माइनस p। अब देखो p और q दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, किसी पूर्णांक में एक पूर्णांक का गुणा कराओ तो क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, और माइनस करो तो भी पूर्णांक आएगा बटे एक पूर्णांक, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। कैसे लिखें, ऐसे लिख लो √3, चलो ये वाला लिखो 5q माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √3 अपरिमेय, ये हम इसमें मान के चले, ये मान के क्या चलेंगे, ये है ही, और ये हम ऐसे ही दिखाएंगे, 3 अपरिमेय है, ठीक है। तो √3 बराबर 5q माइनस p/q संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या संभव नहीं है, क्योंकि एक लिखो, ऐसे लिखो, एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है ना, ठीक है, किसी संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। आगे क्या लिखें, आगे वही जो हम लिखते हैं, ठीक है। क्या कौन सी गलती कि ये दोनों बराबर आए, ये अपरिमेय ये परिमेय है ना, ये दोनों बराबर आए, ये गलती है, ये गलत है, इसलिए गलती हुई। यह गलती हुई क्योंकि हमने जो माना है वो गलत है, हमने जो माना वो गलत है, अतः क्या 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो किताब में क्या पता नहीं क्या विरोधाभास करके लिख के देते हैं ना, 2-3 लाइनें, है ना, तो कौन याद करे, कैसे रटोगे भाई, अपनी भाषा में लिख दो, समझ में आ रहा है हमने क्या किया, ठीक है। वैसा जरूरी नहीं जो किताब में लिखा वही लिखें, ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा, और कोई गलत कर दे तो बताना फिर क्यों गलत कर दिया, वो ये भी बताए, ठीक है। तो समझ में आया कैसे करेंगे ये वाले, जिसमें खाली ऐसे मान लो अगर ये सब √3 लिखा होता तो हम ऐसे ही करते जैसे हमने पीछे किया, या √5 होता, सिर्फ एक रूट में ही लिखी एक संख्या, तो हमने जैसे पीछे सीखा था वैसे ही करेंगे, और उसके अलावा उसके साथ में कोई परिमेय संख्या दे रहे हैं, है ना, कोई परिमेय संख्या दे रहे हैं ना, तो फिर हमें ऐसे ही करना, ठीक है। ये भी वही है अंतर्विरोध विधि। अंतर्विरोध क्या होती है कि हमने जो अपने मन से किया वो गलत होना, है ना, और जो हमने अपने मन से माना वो गलत हुआ, उसी से हो गया ये, ठीक। तो ये नोट करो, फिर देखते हैं एक और एग्जांपल है। अब देखते हैं 11वां उदाहरण क्या है। इसमें दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये क्यों लिखा वैसे ही, क्योंकि हम आगे यही लिखने वाले हैं ना, आगे यही लिखने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, अपने मन से माना 3√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब क्या 3√2 बराबर p/q, जहां q 0 नहीं होगा और
HCF ऑफ P एंड Q इक्वल 1। देखो इसका यूज नहीं हुआ, फिर भी ये लिखते रहो, है ना। इससे कभी कोई भूल नहीं होगी। अगर कोई दूसरे तरीका भी, जो पहले वाले तरीके रखा ना, इसमें सिर्फ मान लो √2 ही सिद्ध करना, तो ये लिखने में रहेगा तो कभी गलत नहीं होगा, उसमें भी नहीं भूलोगे, है ना। तो ये लिखते रहो। और कोई भी भिन्न साधारण सरलतम रूप में लिखी होती तो HCF यही होता है, इसलिए हम लिखते हैं। तो अब क्या, रूट वाला एक तरफ, ये क्या लगा 3√2 बराबर P/Q। अब तुम्हें सिर्फ रूट वाला एक तरफ अकेला करना है, और यहाँ 3, बस हो गया इतना ही। ये एक तरफ अकेला हो जाए, दूसरा तरफ एक ही भिन्न आ जाए बस। पीछे वाले में क्या था, 5 - P/Q 2 भिन्न थी, तो हमने इसको 1 बनाया था एलसीएम लेके। भाई ये 5/1 अलग है, P/Q अलग है, तो 2 है, हमने इसे 1 बनाया था। इसमें पहले ही एक आ गई, तो ये लिख दिया। ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। यह गलती क्यों हुई? ये गलती कौन सी गलती, ये समझ में आता है कि हमने ये क्या लिखा, यह गलती क्यों हुई, गलती कहाँ हुई, कौन सी गलती हुई, पता चला गलती देखो ये है। गलती ये है कि यहां लिखी एक अपरिमेय संख्या और ये आ गई एक परिमेय संख्या, है ना। ये इरेशनल है, ये एक अपरिमेय संख्या आ गई और ये एक परिमेय संख्या आ गई। और एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकती हैं, और हमने यहाँ दोनों को बराबर लिखा। क्या हुआ, देखो हमने दो यहाँ संख्या बराबर लिखी हैं, हमने दो संख्या बराबर लिखी हैं, और जिनमें से एक अपरिमेय है और एक परिमेय है। तो ऐसी दो संख्याएं जो जिन्हें एक अपरिमेय और एक परिमेय, वो कभी बराबर हो ही नहीं सकती। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकती, तो हमने ये बराबर क्यों लिख दी? ये है गलती इसमें, इसलिए हम लिखते हैं कि यह गलती क्यों हुई, है ना। गलती यही है कि हमने इन्हें बराबर लिख दिया, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर देखते हैं एक्सरसाइज।